हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है एंड आई होप आप लोगों ने इस पेपर को देखा होगा और दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से समझा भी होगा। पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इन क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मैं इन सभी सेक्शंस को अलग अलग वीडियो में सॉल्व करूंगा ताकि आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आसानी से समझ सकें। तो इस वीडियो में सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 18 एमसीक्यू हैं और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन ए। इस क्वेश्चन में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें ए इंटू एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालना है। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम दो रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिजल्ट को यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अब इस रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर हम यूज़ करते हैं। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2025 आती है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालेंगे और इसके लिए हम सेकंड रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n-1। यहाँ पर जो n है वो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है और हमारे पास जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यानी कि हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है। तो अब इस रिजल्ट को यूज़ करने पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस प्रकार से है। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दोनों की वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 2025 प्लस 2025 रेज़्ड टू द पावर 2। सो D is correct answer of this question. इस क्वेश्चन में 5 मैट्रिसेस और उनके ऑर्डर्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे ये जानना चाहते हैं कि N, K और P पर क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होनी चाहिए ताकि हम मैट्रिक्स PY प्लस WY को डिफाइन कर सकें। अब क्योंकि क्वेश्चन में केवल 3 मैट्रिसेस P, Y और W को ही लिया गया है, इसलिए हम मैट्रिसेस X और Z को छोड़ देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। तो मैट्रिसेस P और Y को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब मैट्रिक्स P के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स Y के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों और इसके लिए K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब मैट्रिसेस P और Y को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर P बाई K होगा और मैट्रिसेस W और Y के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर N बाई K होगा। अब क्योंकि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और ये एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हों। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होने चाहिए और इसके लिए P की वैल्यू N के इक्वल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग K की वैल्यू 3 और P की वैल्यू N होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन A सही है। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वो इंटरवल बताना है
जहां गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि f dash x is greater than 0 for all x belongs in interval ab, then fx is strictly increasing on interval ab। तो सबसे पहले हम फंक्शन e पावर x का डिफरेंशियल निकालेंगे और फंक्शन e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही मिलता है। नाउ फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, e पावर x is strictly greater than 0. It means f dash x is greater than 0 for all real values of x. Hence, function e power x is strictly increasing in interval negative infinity to infinity. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन में सेम ऑर्डर की दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A और B हैं। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 5 दी गई है और हमें डिटर्मिनेंट B इनवर्स AB स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। अब क्योंकि मैट्रिसेस A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब इस रिजल्ट को यहां अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने एक रिजल्ट और पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 5 है, इसलिए क्वेश्चन में पूछे गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 स्क्वायर होगी। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें n की एक ऐसी वैल्यू बतानी है ताकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। इसके लिए सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करेंगे ताकि dy ओवर dx का कोफिशिएंट 1 बन जाए। अब हम जानते हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर b। अब इस रिजल्ट को यूज करके हम log y माइनस log x को log y ओवर x लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को dy ओवर dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y ओवर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होती है उसको हम dy ओवर dx इज इक्वल टू f y ओवर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक होमोजीनियस फॉर्म है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हमें x1 y2 की वैल्यू को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स a b c हैं। नाउ वी नो दैट if 3 points are collinear, then area of triangle will be equal to 0, and in the form of determinant, area of triangle is defined as। अब आप इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रो और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे और हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के लिए एक्सपेंड करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो कॉलम के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं।
तो एक्सपेंड करके सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 y2 की वैल्यू आती है x2 y1, जो कि दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमारे को a प्लस b प्लस c की वैल्यू बतानी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स A अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स में माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके A, B और C की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कंपेयर करने पर C की वैल्यू -2 है, B की वैल्यू 3 है और A इज इक्वल टू -A है और सॉल्व करने पर A की वैल्यू 0 आती है। तो फाइनली A प्लस B प्लस C की वैल्यू 1 आती है, इसलिए ऑप्शन A सही है। हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम ये जानते हैं कि Aij इज इक्वल टू माइनस Aj होता है और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो A की वैल्यू 0 होगी। अब Aij इज इक्वल टू माइनस Aj है तो A13 will be equal to minus A31. अब A13 element of first row third column which is C equal to minus A31 means element of third row first column which is 2. इसी तरह से A23 will be equal to minus of A32. A23 हमारे पास -b है which is equal to -3 element of third row second column। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू 3 आती है। अब हमारे से a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी गई थी। अब हमें पता है a की वैल्यू 0 थी, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 0 प्लस 3 माइनस 2 रिजल्ट इज 1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, जो कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ए और बी के प्लेस पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2/3 दी गई है, तो इसे अब हम यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करके हमारे को ये रिजल्ट मिलता है। अब हम यहाँ पर डे मॉर्गन्स रूल को यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू को निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1/2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। इसी तरह से अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी गई है, जो कि 1/4 है। तो अब हम इन सब वैल्यूज को
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए यूज करेंगे और सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 7/12 आती है। तो कैलकुलेशन करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5/8 आती है, जो कि ऑप्शन सी है। In question number 9, we have to find the value of alpha if the angle between given vectors is obtuse. Let theta be the angle between vectors p and q. और वेक्टर थ्योरी में हमने ये बात पढ़ी है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इस तरह से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ p एंड q शुड बी लेस देन 0। अब हमें दो वेक्टर्स p और q की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और वेक्टर्स में हमने ये बात पढ़ी है कि दो वेक्टर्स a और b की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अब हम वेक्टर्स p और q की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो p और q की डॉट प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 आती है। अब क्योंकि p डॉट q लेस देन 0 है तो 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 भी लेस देन 0 होगा। क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे को अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 रिजल्ट मिलता है। अब लेफ्ट हैंड साइड अल्फा और अल्फा माइनस 1 का प्रोडक्ट है जो कि लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हैं। अगर अल्फा की वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं यानी कि नेगेटिव लेते हैं तो अल्फा और अल्फा माइनस 1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो अल्फा और अल्फा माइनस 1 का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा यानी कि लेस देन 0 होगा। और अगर हम अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लें तो अल्फा और अल्फा माइनस 1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्योंकि अल्फा और अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब जैसा कि वेक्टर थ्योरी से हमें ये बात पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अब हम इस रिजल्ट को यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b स्क्वायर को वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब अगर हम यहां पर माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर। अब हमारे पास वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर a प्लस b इन सब का मैग्नीट्यूड है तो इन सब को यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू आती है प्लस माइनस 5। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में -5 नहीं है, केवल 5 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में
हम पॉइंट्स लिखते हैं सेकंड कॉलम में उनके कोऑर्डिनेट्स, और हर एक कोऑर्डिनेट के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को पहला पॉइंट दिया हुआ है r, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 40, 0, और जब हम इन पॉइंट्स को x और y के प्लेस पर पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आती है 160। सेकंड पॉइंट q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 30, 20, और फंक्शन z में x और y के प्लेस पर 30 और 20 पुट करने के बाद हमें z की वैल्यू 180 मिलती है। थर्ड पॉइंट हमारे को p दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 40 हैं। इस पॉइंट पर z की वैल्यू 120 है। अब हम वन बाय वन गिवन ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट r। तो r पर z की वैल्यू है 160, और अगर हम कंपेयर करें तो 160 मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट q। q पर जो हमारे को z की वैल्यू मिली है वो r और p की वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो सकता है, मगर अभी हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में वैल्यू ऑफ z एट r इज लेस देन द वैल्यू एट p। तो r पर जो हमारे पास z की वैल्यू है वो है 160, और पॉइंट p पर z की वैल्यू है 120। हमसे कहा है वैल्यू ऑफ z एट r इज लेस देन, जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, और ऑप्शन डी में हमसे कहते हैं कि z की वैल्यू q पर r से कम है, जबकि q पर z की वैल्यू 180 है और r पर z की वैल्यू 160 है, तो q पर z की वैल्यू r की वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रल 1 ओवर एक्स क्यूब स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 dx को इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से x पावर 4 को कॉमन लेंगे, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो x पावर 4 को कॉमन लेते हैं, 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में हमारे पास आएगा 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 और इसका इंटीग्रल। अब हमारे पास इंटीग्रल आता है 1 ओवर एक्स पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 को t मान लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कि आता है -4 ओवर एक्स पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, जिसे हम dx इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 5 ओवर 4 dt भी लिख सकते हैं। अब हम इसे अपने इंटीग्रल में पुट करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा इंटीग्रल 1 ओवर एक्स पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू माइनस एक्स पावर 5 ओवर 4 dt। अब x पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर 4 को इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और स्क्वायर रूट ऑफ t को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा t पावर -1 ओवर 2 dt। अब हमें इंटीग्रल का एक रिजल्ट पता है कि इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होता है। तो अब हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं।
यहां पर c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो t की टर्म्स में है, तो इसे वापस x की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, अब t के प्लेस पर उसे वापस पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/x⁴ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। 1/x⁴ को स्क्वायर रूट से बाहर ले आइए, तो हमारे पास आ गया -1/2 x स्क्वायर रूट 1 प्लस x⁴ प्लस सम कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब वो प्रॉपर्टी इस प्रकार से है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन f(x) को 0 to 2a इंटीग्रेट कर रहे हैं और f2a minus x इज इक्वल टू -fx है, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। और अगर f2a minus x fx है, तो इंटीग्रल की वैल्यू ट्वाइस 0 to a fx dx होगी। तो अब हम गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हमारे पास फंक्शन f(x) यानी कि इंटीग्रांड cosec x रेज़ टू दी पावर 7 है और 2a हमारे पास 2 पाई है। तो अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल के रिजल्ट को यूज करेंगे। अब हम f 2 पाई माइनस x निकालते हैं। तो f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू cosec 2 पाई माइनस x रेज़ टू दी पावर 7। अब 2 पाई माइनस x यानी कि 360 माइनस x, ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉसेक 2 पाई माइनस x माइनस कॉसेक x होगा। अब क्योंकि जो पावर है वो 7 है, एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास आएगा माइनस कॉसेक x रेज़ टू दी पावर 7 मीन्स माइनस fx। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू 0 लेंगे। तो हमारे इस गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर y डैश इज इक्वल टू x को सॉल्व करना है और उसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पर y डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या कह सकते हैं dy ओवर dx। तो सबसे पहले हम इसे किसी नोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम दोनों साइड्स में log ले लेते हैं। अब log की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि log a रेज़ टू दी पावर b इक्वल टू b log a। तो इसे अब हम लिख सकते हैं y डैश log e बेस e इक्वल टू log x बेस e। अब क्योंकि log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, सो y डैश इज इक्वल टू log x बेस e एंड y डैश इज dy ओवर dx।
सो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इज इक्वल टू log x बेस e। यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करेंगे, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। y की टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और x की सभी टर्म्स dx के साथ राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अब दोनों साइड में इंटीग्रल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल y होगा। अब राइट हैंड साइड में हमें log x को इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है log x को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इसे इंटीग्रल करने के लिए हम यहाँ 1 एज्यूम करते हैं और फिर बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई करते हैं। तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन और 1 को हम सेकंड फंक्शन मानकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। log x integral of 1 which is x minus differential of log x integral of 1 और इसका फिर इंटीग्रल। तो हमें मिलता है x log x बेस e माइनस, और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा x प्लस सम कांस्टेंट। So option B is correct answer of this question. इस क्वेश्चन में हमें गिवन ऑप्शंस में से गिवन ग्राफ के लिए सही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेलेक्ट करना है। इसको हम बहुत आसानी से ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं। जो गिवन ग्राफ है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 पाई ओवर 2 है, और x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 है। अब हम चेक करेंगे इन ऑप्शंस में से कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं क्या पॉइंट 1 0 इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो इसके लिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई ओवर 2 होती है, लेकिन हमारे इस पॉइंट में y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x है। तो सबसे पहले हम 1 0 पर चेक करते हैं। इसके लिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 की वैल्यू है 0। इसका मतलब ये पॉइंट इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, 0 पाई ओवर 2। तो इसके लिए हम x को 0 पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 की वैल्यू होगी पाई ओवर 2, यानी कि पॉइंट 0 पाई बाई 2 सेटिस्फाई हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, और हमारे को बताया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की स्मॉलेस्ट वैल्यू 134 है, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे को कॉर्नर पॉइंट 3,8 पर मिलती है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है।
तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उन दो कॉन्सेप्ट्स के बेस पर सही ऑप्शन को बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन इन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। यहाँ इस ग्राफ में हमारे पास जो रीजन है वो बाउंडेड फीजिबल रीजन है। ऑब्जेक्टिव चाहे मिनिमाइजेशन हो या मैक्सिमाइजेशन, ये हम जानते हैं कि बाउंडेड फीजिबल रीजन में हमारे को ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉर्नर पॉइंट्स पर, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बाउंडेड फीजिबल रीजन है तो ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन कुछ भी हो, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है और ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमाइजेशन है, तो यहाँ सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम x और y की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है। तो अगर हमारे पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है और ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। लेकिन अगर हमारे पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है और ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि मिनिमाइजेशन के केस में हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके हम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है रीजंस फॉर इनइक्वालिटीज। इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखिए। अगर हम यहां कोई पॉइंट लेते हैं 1 1, तो ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां अगर हम कोई पॉइंट 1 1 लेते हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां इस इनइक्वालिटी में इक्वलिटी है लेकिन यहां पर इक्वलिटी नहीं है। इसी तरह से इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखिए, यहां भी वही केस है। अगर हम कोई पॉइंट 1 1 लेते हैं तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस ग्राफ के अंदर अगर हम पॉइंट 1 1 लेते हैं तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमसे कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू 134 है और ये 0.38 पर हमें मिलेगी। अब हम वन बाय वन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में वो हमसे ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एज द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अब यहां इस बात को ध्यान से समझिए। ये हमारे पास बाउंड्री लाइंस हैं, हमारे पास जो भी ये रीजन है वो सारा अनबाउंडेड है, लेकिन हमारे को जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो मिनिमाइजेशन है। और अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन हो और ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। अब हम ऑप्शन बी को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन बी में हमसे कह रहे हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एज दिस इनइक्वालिटी 18x plus 10y is strictly less than 134 does not have any point in common with the feasible reason। तो हमारे पास जो feasible reason है अनबाउंडेड feasible reason है, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, तो सॉल्यूशन तो जरूर होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 18x plus 10y is greater than 134 has infinitely many points in common with a feasible reason। अब इस बात को ध्यान से समझिए।
वही कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये बात तो हमने कही है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, तो सॉल्यूशन तो होगा। लेकिन अब ये बात जो उन्होंने यहाँ कही है कि 18x plus 10y is greater than 134 has infinitely many points in common with feasible reason, तो क्या ये बात सही है या नहीं है? अब जरा हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन कौन सी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारे को रीजन दिया हुआ है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन है, यानी कि ये हमारे पास जो रीजन है ये होगा 18x plus 10y is less than 134। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रीजन लेस देन 134 के लिए है, ना कि ग्रेटर देन 134 के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। तो obvious सी बात है, लास्ट ऑप्शन सही तो होगा, लेकिन फिर भी हम इसे समझते हैं कि ये सही क्यों है। तो लास्ट ऑप्शन में हमसे कहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 18x plus 10y is less than 134 does not have any point in common with the feasible reason। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये बात भी सही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई पॉइंट कॉमन है या नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर x प्लस वाई लेस देन 2 है तो 0.11 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो रीजन है उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि 0.3,8 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी और फीजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और इन गिवन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर x की वैल्यू n या n से बड़ी और n+1 से छोटी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा n एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे को n मिलता है। अब क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 2.5 दी गई है, तो इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं। तो f 2.5 इज इक्वल टू अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। हालांकि 2.5 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके इंटरवल को इसी फॉर्म में यूज कर लिया है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग 2.5 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत है। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन ए और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 2.5 पर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, यानी कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन डी बचता है और वो सही है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से सही ऑप्शन को बहुत आसानी से पता कर लेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो आगे के लिए इन्हें याद रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट। इसका कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू लें, चाहे वो 0 हो, -1 हो, 2 हो, -10 या कोई भी हो, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन अगर हम x की इंटीजर वैल्यू ना लें, कोई भी रियल वैल्यू लें मगर वो इंटीजर ना हो, फॉर एग्जांपल 1.2, 7.9, -2.5 या कोई भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू 2.5 दी गई है। अब 2.5 एक रियल नंबर है मगर ये इंटीजर नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत है। अब हम जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ए और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 2.5 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑप्शन ए सही है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑप्शन डी सही होगा। तो हम चेक करते हैं, पता करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 2.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसके लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी है greatest integer function is differentiable at every non-integer point and its derivative at each such point is 0। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक नॉन इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। नॉन इंटीजर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो रियल तो होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा। जैसे ये सारे इंटीजर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे रियल हैं मगर नॉन इंटीजर हैं, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉइंट है वो 2.5 है। अब 2.5 एक रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 2.5 पर डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारे ऑप्शन ए और डी में से ऑप्शन डी सही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक हनी बी नेस्ट है और इसकी जो प्लेन फिगर है वो एक पैराबोलिक शेप में है। इस पैराबोला की इक्वेशन x² इक्वल टू 4y हमें दी गई है। अब हमें पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y और लाइन y इज इक्वल टू 4 से जो बाउंडेड रीजन हमें मिल रहा है इसका एरिया चाहिए। अब हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है जिसका हमें एरिया चाहिए, ये बाउंडेड रीजन y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस रीजन का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो हमारे को इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एरिया हमारे को यहाँ मिलेगा उतना ही एरिया हमारे को यहाँ मिलेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 4 x dy। यहाँ पर जो हमने लिमिट्स ली हैं 0 to 4 वो y के लिए यूज करी है, क्योंकि जो हमारे पास बाउंडेड रीजन है वो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन है। अब हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है x² इक्वल टू 4y। यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू 2√y आ जाएगा, जिसे हम इंटीग्रल में पुट करके इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद
हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आता है 64/3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और x एक रियल नंबर है और फंक्शन fx x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसका रीज़न उन्होंने बताया है, सपोज f बी डिफाइंड। यहाँ डिफाइन से हमारा मतलब है कि फंक्शन x की हर एक रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा और ये भी बताया है कि ये फंक्शन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस है। अब आगे कहा गया है कि अगर इंटरवल a b में कोई पॉइंट c है और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन fx x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये तो हम जानते हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर फंक्शन में किसी पॉइंट पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो फॉर्म्स दी गई हैं ये उन फॉर्म्स से डिफरेंट है जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, जैसा बुक्स में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए। इसमें आप ध्यान रखिए, यहाँ दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और h टेंस टू 0 प्लस। तो h टेंस टू 0 माइनस ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को शो कर रहा है और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को शो कर रहा है। तो रीजन आर में ये कहना चाहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू c पर इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शंस हैं और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर x इज लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x x होता है। यहाँ इक्वलिटी आप कहीं भी ले सकते हो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होता है लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंट आती है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन फंक्शन में से मॉडुलस फंक्शन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हम इसकी फॉर्म को इस तरह से चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकें। और इसके लिए हम मॉडुलस ऑफ x फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x होगा और इसी तरह से मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये भी माइनस x माइनस 1 बनेगा। अब अगर x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 लें तो मॉडुलस ऑफ x बनेगा, लेकिन x माइनस 1 नेगेटिव होगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को हम माइनस x माइनस 1 लिखेंगे ताकि ये पॉजिटिव बना रहे। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x और x माइनस 1 दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इसलिए फंक्शन बनेगा x प्लस x माइनस 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास fx फंक्शन आता है 1 minus 2x if x is less than 0, 1 if x lies between 0 and 1, यहाँ आप इक्वलिटी भी ले सकते हैं, and 2x minus 1 if x is greater than 1। अब हम फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करते हैं जैसे हम जनरली डिफरेंशियल करते हैं। तो फंक्शन का डिफरेंशियल हमारे को मिलेगा -2 when x is less than 0, 0 when x lies between 0 and 1, and 2 when x is greater than 1। अब असर्शन में हमसे कहा गया है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, और ये तभी पॉसिबल है
जब x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंट हो, और इसी तरह से अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंट होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशियल वैल्यू आ रही है -2, और अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो फंक्शन का डिफरेंशियल हमें मिलता है 0, यानी कि दोनों अनइक्वल हैं। इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसी तरह से हम x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को लेस देन 1 लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो फंक्शन का डिफरेंशियल 2 है। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए यहां सही है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हम सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में असर्शन में हमसे कहा गया है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sec(x) इज नॉट वन फंक्शन इन इट्स डोमेन, और इसका रीजन बताया गया है द लाइन y इज इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन sec(x) वन फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब इस टेस्ट को समझते हैं। ये टेस्ट क्या कहता है? इफ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट एवरीवेयर देन फंक्शन इज 1 इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 फंक्शन होगा। जैसे इस ग्राफ के अंदर जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर इस फंक्शन को ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और चेक करेंगे क्या लाइन y इज इक्वल टू 2 sec(x) के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि sec(x) का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब यहां पर अगर हम y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइन sec(x) के ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर y की वैल्यू 2 है, लेकिन x की वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो यहां y इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन sec(x) के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम क्वेश्चन में दिए गए असर्शन और रीजन को दोबारा पढ़ते हैं। असर्शन में हमसे कहा था कि f(x) इज इक्वल टू sec(x) इज नॉट वन फंक्शन इन इट्स डोमेन, और इसका रीजन बताया था कि लाइन y इज इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लाइन y इज इक्वल टू 2 sec(x) के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें ये पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को किसी भी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू
and R is the correct explanation of A.